नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक नया पेपर लेकर आया हूँ समाजशास्त्र का। 2014 फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था एसएसटी का, उसके अंदर समाजशास्त्र के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, उनकी कैसी प्रकृति थी, उस पर आज चर्चा करेंगे डिटेल से और देखेंगे कितने कैसे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ये राइटर का नाम पूछा गया है। तो आपको पता होगा, मैंने आपको फिर बता रखा है कि एक या दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं किससे, बुक से रिलेटेड। तो न्यू रूल्स के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, इमाइल दुर्खिम के द्वारा लिखी गई। ध्यान रखिएगा, इमाइल दुर्खिम के बारे में याद रखिएगा। एक तो इनका संबंध किससे है, फ्रांस से है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अकादमिक विषय के रूप में सोशोलॉजी को स्थापित करने का अगर किसी व्यक्ति को श्रेय जाता है तो इमाइल दुर्खिम को जाता है। आपको याद रखिएगा, प्रकार्यवादी थे, प्रकार्यवादी विचारक के रूप में इनको जाना जाता है। और इसके अलावा अगर कोई बात करना चाहते हो, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, व्यक्ति और समाज में अगर दोनों में कहा जाए तो ये समाज के पक्षधर के रूप में जाने जाते हैं। ये कहते हैं व्यक्ति से महत्वपूर्ण समाज है। और कई सारी इन्होंने बात करी, आपको बता चुका हूँ, सामाजिक प्रतिनिधानों के रूप में, सामाजिक तथ्य के रूप में, श्रम विभाजन के रूप में, सुसाइड के रूप में, धर्म के रूप में। ये काफ़ी सारी चर्चाएं इनके द्वारा की गई, इसको याद रखिएगा। मैक्स वेबर की बात करें तो मैक्स वेबर का संबंध जर्मनी से है। आप याद रखिएगा, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सोशोलॉजिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने सोशल एक्शन की बात की, आपको कई बार बता चुका हूँ, यानी कि एक तरीके से सामाजिक क्रिया के रूप में इन्होंने बात करी। शक्ति, सत्ता, नौकरशाही जैसी शब्दावलियों का इनके द्वारा प्रयोग किया गया, इसको याद रखिएगा। गिडिंग्स की बात करें तो गिडिंग्स आपको पता ही है, गिडिंग्स ने समूह के प्रकार बताए हैं, कई बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। एक समूह इन्होंने बताया था जनिक समूह, और एक समूह बताया इन्होंने इकट्ठे समूह, ये इनके द्वारा बताया। बोटोमोर के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, बोटोमोर ने अर्ध समूह या फिर आभासी समूह की अवधारणा दी है। ये बार बार क्वेश्चन जब मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि बार बार जब भी आप सुनोगे तो ये चीज़ें धीरे 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 आपकी परमानेंट मेमोरी में जाती रहेंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समाजशास्त्र का उद्गम स्थल। अब देखिए, समाजशास्त्र का उद्गम में दो चीज ध्यान रखिएगा। अगर वो महाद्वीप की बात करें तो यूरोप, देश की बात करें तो फ्रांस, याद रखिएगा। लेकिन ये पूछे कि समाजशास्त्र एक विषय के रूप में, या जहां पर अकादमिक रूप से समाजशास्त्र की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो यूएसए से हुई, ये याद रखिएगा, येल यूनिवर्सिटी से, ये याद रखिएगा। येल यूनिवर्सिटी में अकादमिक रूप से पहली बार इस विषय के रूप में स्थापित किया गया, तो समाजशास्त्र याद रखिएगा। तो यहाँ पर समाजशास्त्र उद्गम स्थल की बात करें तो आपको पता ही है, फ्रांस, ये याद रखिएगा। सेंट साइमन का संबंध इससे है, इमाइल दुर्खिम का संबंध इससे है, अगस्ट कॉम्टे का संबंध किससे है, फ्रांस से है। जर्मनी से आपको पता है किसका संबंध है, जर्मनी से अभी बताया था मैंने, वेबर का संबंध है। ब्रिटेन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, जेएस मिल। हर्बर्ट स्पेंसर का, अमेरिका की बात करें तो सोरोकिन, मैकाइवर और पेज, इनका संबंध अमेरिका से। तो ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्र का उद्गम कहां से हुआ, फ्रांस से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में अगस्ट कॉम्टे ने विज्ञान का संस्करण यानी कि विज्ञानों का वर्गीकरण किया है। अगस्ट कॉम्टे ने विज्ञान का क्या किया, वर्गीकरण, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बात करी किसकी, गणित की। गणित के बाद बात करी उन्होंने खगोल की, ये याद रखिएगा। खगोल के बाद बात करी उन्होंने फिजिक्स की, फिजिक्स के बाद उन्होंने बात करी रसायन की,
केमिस्ट्री की, फिर उन्होंने बायोलॉजी की और फिर उन्होंने सोशोलॉजी की। एक तरीके से याद रखिएगा, उन्होंने कहा बेस में क्या है, मैथ्स, उसके बाद क्या है, खगोल, उसके बाद क्या है, फिजिक्स, उसके बाद क्या है, केमिस्ट्री, उसके बाद क्या है, बायोलॉजी, और उसके बाद क्या है, सोशियोलॉजी। ये याद रखिएगा, सामाजिक विज्ञान। ठीक है। और आपसे ये पूछ ले कि सोशियोलॉजी के सबसे नज़दीक कौन है, तो सोशियोलॉजी के सबसे नज़दीक क्या है, जीव विज्ञान। इसको याद रखिएगा। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर है। खगोल से भी पहले बात करें तो ऐड कर लेना गणित, गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक, इनका क्रम उनके द्वारा विज्ञानों का वर्गीकरण किया गया था। नेक्स्ट की बात करें, ये टोटल की जगह टोटम है, इसको याद रखिए। टोटम धर्म का सार तत्व है, यह फिर एक परिभाषा पूछी गई है। और मैंने कहा था आपके एग्जाम्स में 2 या 3 परिभाषाएं बार बार पूछी जाती हैं, इसको जान के। टोटम धर्म का सार है, ये तत्व ये किसका मत है, तो ये इमाइल दुर्खिम के द्वारा गया है। इमाइल दुर्खिम ने भी धर्म की परिभाषा के बारे में कहा है, धर्म के बारे में काफ़ी सारी चर्चा करी है। लेकिन एक व्यक्ति और धर्म का जब भी बात है तो एक व्यक्ति को और एक समाजशास्त्री को और याद रखिएगा, टाइलर। टाइलर ने कहा धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास, ये याद रखिएगा, क्योंकि टाइलर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मार्क्स का तो आपको डेफिनेशन पता ही होगी, उन्होंने तो कहा है धर्म क्या है, अफीम है। ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का प्रधानमंत्री उदाहरण है पदानुशंक, स्तर, परिस्थिति श्रृंखला, प्रदत्त अर्जित परिस्थिति। तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। एक समाजशास्त्री हुए किंगस्ले डेविस, उस किंगस्ले डेविस ने कई सारी परिस्थितियों के बारे में क्या किया, वर्गीकरण उन्होंने किया है, जिसमें एक परिस्थिति की बात उन्होंने करी है, उन्होंने पदानुषंग की बात उनके द्वारा करी गई है, स्टेशन या जिसे हैसियत कहते हैं, इसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। समझ में आ गया। तो इस जो तो पदानुषंग है, इसी को कहा जाता है ऑफिस। अगर आपको ये याद नहीं हो तो ये याद रखिएगा, ऑफिस। और इसमें इन्होंने क्या कहा है कि औपचारिक संगठन में पद या पदक्रम, ये याद रखिएगा, औपचारिक जो भी संगठन है, औपचारिक संगठन में प्राप्त होने वाला पद या पदक्रम ही क्या कहलाता है, ऑफिस या पदानुषंग कराता है। तो प्रधानमंत्री आपको पता है एक पोस्ट है, औपचारिक संगठन में एक पद या पद प्राप्त हुआ है, इसको याद रखिएगा। और ऑफिस को इन्होंने ध्यान रखिएगा, ऑफिस को इन्होंने प्रशस्ति के रूप में स्थापित किया है। ऑफिस एक प्रकार की क्या है, परिस्थिति, एक प्रकार का स्टेटस है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पदानुषंग, ध्यान रखिएगा। और किसने दी, किंगस्ले डेविस ने। परिस्थिति, पदानुषंग, जिसको ऑफिस भी कहा जाता है, स्टेशन या फिर हैसियत, इसको भी याद रखिएगा। ये सब किसके द्वारा दी गई। स्टेशन और हैसियत को भी पढ़ना चाह रहे हो तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी एक व्यक्ति को जो जितनी भी प्रकार की परिस्थितियां प्राप्त हुई हैं, उन सभी परिस्थितियों का योग ही क्या कहलाता है, स्टेशन कहलाता है। अनेक परिस्थितियों का योग क्या कहलाएगा, स्टेशन या हैसियत कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा तत्व जाति की विशेषता नहीं है, जाति की विशेषता। तो जाति की बात करेंगे, जाति में विभाजन होगा, बिल्कुल खंडात्मक विभाजन होता है, ये सही है। वंशानुगत, बिल्कुल वंशानुगत होती है, हेरिडिटरी होती है। जो जिस जाति में उस तरह का क्या करेगा, परंपरागत व्यवसाय करेगा, बिल्कुल करेगा, ये भी सही है। प्रदत्त प्रशस्ति है, मैंने कहा था जाति आपके पास प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है, आपको बता चुका हूँ काफ़ी बार। और वर्ग की बात करें तो वर्ग अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है।
एक चीज़। और ये प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रॉल्फ लिंटन ने ये वर्गीकरण किया है, ये भी आपको याद रखिए। रॉल्फ लिंटन ये एक पुस्तक है द स्टडी ऑफ मैन, ये भी आपको याद रखनी है, द स्टडी ऑफ मैन, ये आपको याद रखनी है, पूछ लिया जाता है। तो वंशानुगत भी विशेषता है, प्रदत्त परिस्थिति भी समाज का सामान्य पवित्र विभेद से कोई लेना देना नहीं है, किसका, जाति का। तो इसका आंसर क्या होगा, बे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्व संस्कृति केंद्रीयता निम्नलिखित में किस समूह विभाजन की विशेषता है। स्व केंद्रित, तो मैंने कहा था स्व केंद्रित, यह आपको याद होगा। स्वहित केंद्रित, स्व संस्कृति या स्वहित केंद्रीयता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, मैं आपको बता चुका था, समनर के द्वारा। समनर के द्वारा दी गई। तो आपको पता है समनर की एक पुस्तक है, बता चुका हूँ कई बार, फोकवेज। और इस फोकवेज पुस्तक में इन्होंने दो समूह की बात करी, एक अंतः समूह और एक बाह्य समूह। इस अंतः समूह को कहा गया वी ग्रुप और इसको कहा गया दे ग्रुप, वी ग्रुप और दे ग्रुप। तो इसका आंसर ही क्या आएगा, अंतर समूह और बाह्य समूह। स्व केंद्रित किस समूह विभाजन की विशेषता है, अंतर समूह की और बाह्य समूह की विशेषता है। और अंतर समूह बाह्य समूह की विशेष का वर्गीकरण किसने किया, समनर के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस भारतीय समाजशास्त्री ने समाज को समझने के लिए मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, यानी कि ये परिप्रेक्ष्य की बात आ गई, दृष्टिकोण की बात आ गई, तो किस समाजशास्त्री ने इस मार्क्स के परिप्रेक्ष्य यानी कि मार्क्स से प्रभावित था, तो आपको याद रखना है AR देसाई, ध्यान रखिएगा। अक्षय कुमार, क्या नाम मैंने कहा, अक्षय कुमार देसाई जो थे, उन्होंने अपने अध्ययन में मार्क्सीय परिप्रेक्ष्य को शामिल किया। पहली चीज तो ये याद रखिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये खुद क्या थे, समाजवादी दल के सदस्य के रूप में रहे, इसको याद रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा। और जब मार्क्स की बात आती है तो ध्यान रखिएगा, चाहे मार्क्स कह दूं या ऐतिहासिक भौतिकवाद, उपागम का भी इन्होंने इस्तेमाल किया, परिप्रेक्ष्य का इस्तेमाल किया, इसको याद रखिएगा। और इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसको याद रखिएगा, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये याद रखिएगा, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये याद रखिएगा, इंडियन नेशनलिज्म। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, इसको ध्यान रखिएगा। IP देसाई की बात करें तो IP देसाई का भी याद रखिएगा, इन्होंने भी एक उपागम का प्रयोग किया, वो था संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, ये याद रखिए। इसका इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया, IP देसाई के द्वारा। और घुरिये के बारे में बात करें तो घुरिये को तो आपको पता ही है, घुरिये भारतीय समाजशास्त्र के जनक कहा जाता है। इंडोलॉजी का इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया था, इनकी भारतीय परंपरा भारतीय संस्कृति के द्वारा ही अध्ययन किया जाएगा भारतीय समाजशास्त्र का, उसे इंडोलॉजी कहते हैं। तो इंडोलॉजी के संस्थापक कौन, GS, या अवधारणा देने वाले कौन, GS घुरिये, जिन्हें भारत का अगस्त कॉम्टे भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, AR देसाई, जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में आधार पर जिन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स आपको पता ही है, आपके सिलेबस में एक चैप्टर ही है कास्ट, इसको याद रखिएगा। कास्ट मैंने आपको बताया था कैसा शब्द है, पुर्तगाली शब्द है, कई बार बता चुका। राधा कमल मुखर्जी, आशीष नंदी, क्योंकि बुक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
रजनी कोठारी, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम्स में। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक किसको माना जाता है? रजनी कोठारी को माना जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसको वर्ण के रूप में शामिल नहीं किया है? सिंपल क्वेश्चन, मैंने कहा था हर एग्जाम्स में 2 से 3 प्रश्न वो हैं जिनके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई खास अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, हर बार ऐसा होता है। तो 4 आपके वर्ण हैं, आपको बता रखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपको पता है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ये बात कही गई है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की, बाजुओं से क्षत्रिय की, उदर से वैश्य की और जंघा से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के बताया गया है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें क्या नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, तो राजपूत इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन, भूमिका स्थिति का गत्यात्मक पक्ष है, ये फिर एक परिभाषा पूछ ली गई, और किसके बारे में पूछ ली गई? भूमिका के बारे में, इसको याद रखिएगा। रॉल्फ लिंटन, मर्टन, कूले, टालकट, पार्सन। तो रॉल्फ लिंटन के द्वारा कहा गया कि भूमिका गत्यात्मक पक्ष है, और लिंटन के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, उन्होंने परिस्थिति को लेकर बताई गई विचारधारा है। परिस्थिति 2 प्रकार की, एक प्रदत्त और एक अर्जित, ये मैंने आपको बताया था। प्रदत्त का उदाहरण जाति और अर्जित का उदाहरण वर्ग को माना गया है। एक डेफिनेशन और इन्होंने दे रखी है, उसको जान रखिएगा। इन्होंने क्या रखा? परिस्थिति व भूमिका, परिस्थिति और भूमिका एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये भी याद रखिएगा डेफिनेशन इनके। द स्टडी मैन ऑफ, मैंने आपको बताया, मर्टन के बारे में मैंने आपको बताया, रोल सेट, रोल सीक्वेंस, ठीक है, स्टेटस सेट, ये सारा उसके द्वारा। कूले की बात मैंने आपको कही गई कि कूले के द्वारा प्राथमिक समूह की अवधारणा दी गई है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन लिखा गया। टालकट पार्सन मैंने आपको बता रखा, प्रकार्यवादी के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्गों के रूप में बर्जुआर पोर्टिलिएट की अवधारणा के रूप में, तो मैंने आपको कहा था एक व्यक्ति का ध्यान रखना, नाम मार्क्स ने 2 वर्ग बताए थे। एक का नाम था बुर्जुआ वर्ग, और बुर्जुआ वर्ग कौन सा होगा? जो संपत्तिशाली होगा, और दूसरा सर्वहारा, जो संपत्ति विहीन होगा। ये आपको याद रखना है। तो इस सर्वहारा को कहा गया पोर्टिलिएट की अवधारणा। बुर्जुआ यानी कि 2 ही वर्गों की बात करें, यानी कि मार्क्स की बात करें तो मार्क्स ने सारा का सारा अपना अध्ययन किस विषय पर रखा? आर्थिक रूप से रखा। आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा इनके द्वारा दी गई। सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर की बात इनके द्वारा कही गई। मैंने कहा इनके द्वारा पुस्तक भी आपको याद रखनी है, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बता चुका हूँ। इसके अलावा भी आपको याद रखनी है जर्मन आइडियोलॉजी, और भी याद रखनी है होली फैमिली। ये सारी पुस्तक कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स है, और कार्ल मार्क्स ने धर्म को क्या कहा था अभी बताया था मैंने आपको, धर्म को फिन। इनका सारा का सारा जो कार्य था वो आर्थिक तौर पर आधारित था। समझ में आ गया? इसकी बात कही, आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा इन्हीं के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आईपी देसाई और केएम कपाड़िया का योगदान किससे संबंधित है? आईपी देसाई और केएम कपाड़िया का योगदान वर्ग से, जाति से, धर्म से,
तो परिहार व्यवस्था से इनका कहीं ना कहीं संबंध माना जा सकता। अगला जो टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे वो यही करेंगे, उसमें परिहार व्यवस्था की विस्तृत चर्चा हम करेंगे। अभी इसको इतना ही देखिए क्योंकि एक लंबा विषय है, आगे एक लंबा टॉपिक है उस पर बात करेंगे। परिहार व्यवस्था याद रखिएगा। नेक्स्ट, अर्जुन सेन गुप्ता समिति की परिघटनाओं पर। अर्जुन सेन गुप्ता समिति याद रखिएगा लगभग 2004 में बनी थी और 2005 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी और इसके रिपोर्ट का जो टाइटल ही था वो यही था, निर्धनता और असमानता। जो आपका अनौपचारिक जो भी व्यापार है जिसे एमएसएमई कहते हैं, इस प्रकार का जो संगठन आपको दिखाई देता है उस संगठन पर असंगठित जो क्षेत्र है, एक तरीके से असंगठित क्षेत्र जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, उस असंगठित अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ही एमएसएमई के नाम से जाना जाता है। और उनके ऊपर इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी और रिपोर्ट का आधार क्या था, निर्धनता और असमानता थी। इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर ही क्या होगा, निर्धनता और असमानता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय समाजशास्त्री ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, मैंने आपको बता रखा है जब भी बात आए संस्कृतिकरण की, प्रभु जाति की, आधुनिकीकरण की, पश्चिमीकरण की, ये जब भी अवधारणाएं आपको देखने को कहीं मिले तो जहाँ तक रखना उसका संबंध कहीं ना कहीं आप जोड़ने की कोशिश करिएगा। एम.एन. श्रीनिवासन। एम.एन. श्रीनिवासन की अवधारणा मूल रूप से कौन सी थी, संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण क्या कहा गया, इन्होंने कहा कि एक निम्न जाति के द्वारा एक उच्च जाति के, जो उच्च जाति के जितने भी नियम प्रथाएं, उन सब को अपनाने की उन सबको अपनाना ही क्या कहलाएगा, संस्कृतिकरण है। यानी कि निम्न जाति के द्वारा अपने से उच्च जाति के कर्म कांडों को, उनके नियम को, उनके मूल्यों को अपनाने की व्यवस्था ही क्या कहलाती है, संस्कृतिकरण कहलाती है। और ये संस्कृतिकरण करने वाले कौन, एम.एन. श्रीनिवासन। याद रखिएगा। प्रभु जाति की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई थी, कई बार बता चुका हूँ, यानी कि एक ही जाति का प्रभुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कर्म सामाजिक स्कीम, कर्म बता चुका हूँ आपको। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और वानप्रस्थ के बाद संन्यास। और ये हमारे 100 वर्ष 25-25, सबसे पहले शिक्षा, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। सबसे महत्वपूर्ण आश्रम जो माना गया वो गृहस्थ आश्रम माना गया। ये भी जान के, आश्रम से पूछे तो सबसे महत्वपूर्ण। और अगर बात करें किसकी, पुरुषार्थ की, तो सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ कौन सा, मोक्ष। ये याद रखिएगा। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य शिक्षा प्राप्त करना, गृहस्थ प्रजा की उत्पत्ति के लिए, काम के लिए, रति के लिए, वानप्रस्थ एकांत में जाकर के अपने लिए स्वाध्याय उत्पन्न करना, अपने जो ज्ञान था उसको समाज के लिए उपयोग करना, संन्यास स्वयं के लिए कार्य करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, अंतिम उद्देश्य संन्यास। ये 4 आश्रम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको एक चीज़ और याद रखनी है इसके अंदर, हिस्ट्री का टॉपिक है, वैसे ध्यान रखिएगा। एक छांदोग्य उपनिषद है, इस छांदोग्य उपनिषदों में 4 आश्रम की बात कही गई है, ये याद रखिएगा। कौन से में, छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट, किसी भी प्रकार, किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है। अब आप बताओ परिवार कैसे, किसका उदाहरण होगा, सोच कर देखिए। संबंध व्यक्ति होंगे परिवार में, बिल्कुल सही। संबंध पूर्ण संपूर्ण होंगे,
संबंध साध्य होंगे, संबंध स्थायी होंगे, शारीरिक निकटता होगी, लघु आकार होगा। ये सब विशेषताएं किसकी हैं? अगर आपको याद होंगी, मैं बता चुका हूँ, तो ये सब विशेषताएं किसकी है? प्राथमिक समूह की विशेषता है। तो परिवार किसका उदाहरण है? प्राथमिक समूह का। मैं आपको बता चुका था, G.H. फुले ने एक पुस्तक लिखी थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको पता हो, उसमें समूह की बात कही गई थी, प्राथमिक समूह और अन्य समूह। और प्राथमिक समूह में उन्होंने क्या कहा था? परिवार, पड़ोस और जो आपका खेलने वाला समूह है, खेल समूह, जो आपके दोस्त हैं, जो आपकी मित्र मंडली जो एक साथ खेलते हैं, प्लेइंग ग्रुप, इन तीनों को किस में रखा गया? प्राथमिक समूह में रखा गया। तो परिवार बाय डिफ़ॉल्ट प्राथमिक समूह के रूप में आपको देखने को मिला। तो ये 2014 का क्वेश्चन पेपर था। आपको कैसा लगा देखिएगा। इसके अलावा अब आपके पास 2 पेपर बचे हैं, 2011 और 2010। ये 2 पेपर और आपके बचे हैं, जिसके अनुसार आपके 2024 से लेकर 2010 तक मैंने सारे पेपर्स आपके हल करवा दिए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्लास लेकर आएंगे, थ्योरी की क्लास लेकर आएंगे। ये क्लासें आपको कैसी लग रही हैं? प्लीज़ अगर आपको ये क्लासें अच्छी लग रही है तो मुझे मोटिवेट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही आगे और अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।